नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानते हैं ये होती क्या चीज़ है और इसके द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो कंप्यूटर द्वारा उत्पादन की समस्याओं जैसे डिजाइन संबंधी, प्रक्रम संबंधी आदि को सुविधापूर्वक हल करने की ये प्रक्रिया हो, मतलब कंप्यूटर का प्रयोग करके हम डिजाइन संबंधी समस्याओं, विनिर्माण संबंधी समस्याओं का क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसमें जैसे नाम है इसमें कंप्यूटर इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड करना। तो यहाँ इंटीग्रेट का मतलब एकीकृत करना। तो यहाँ एकीकृत किसको किया जा रहा है, डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग के साथ, डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग के साथ यहाँ पर, ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा उत्पादन की विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे डिजाइन से संबंधित हों या प्रक्रम से संबंधित हों। प्रक्रम से संबंधित का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे हम जानते हैं कि निर्देशों के सेट को हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो कंप्यूटर के माध्यम से ही उसको हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य बहुत बड़ा योगदान है कि उसके जो भी समस्याएं होती हैं उसको निराकरण किया जा सकता है। तो हम यह कहेंगे कि कंप्यूटर द्वारा उत्पादन की विभिन्न समस्याओं जैसे डिजाइन संबंधी, विनिर्माण संबंधी, इनको समाप्त करने के लिए या हल करने की प्रक्रिया आपकी कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण कहलाती है, या ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसी जो विनिर्माण की प्रक्रिया हो जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। तो कंप्यूटर का उपयोग जब हम करते हैं तो विनिर्माण प्रक्रिया के अंतर उसको क्या करते हैं, हम बनाते हैं। तो विनिर्माण की ऐसी प्रक्रिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर को यूज किया जाए, कंप्यूटर का साथ हो या कंप्यूटर को जोड़ा जाए, उसे हम लोग कहते हैं CIM। तो उत्पादन में स्वचालन के बढ़ने से तथा कंप्यूटर के आने से एक दिन, मतलब प्रोडक्शन जो होगा, इस बताना यही है कि स्वचालन में जो उत्पादन हो रहा है, ठीक, उसके बढ़ने से और कंप्यूटर के आने से एक दिन ऐसा आएगा कि ना हमको उत्पादन के लिए ना तो कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही किसी आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ना कागज़ की आवश्यकता करने का मतलब कि कोई भी कार्य पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा और आदमी का भी कोई यूज नहीं होगा किसी कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो उस समय की इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं पेपरलेस एंड पीपललेस इंडस्ट्री। मतलब उत्पादन में स्वचालन के आ जाने से और कंप्यूटर के आने से ये दो प्रकार की जो है, एक तो पेपर का और दूसरा आदमी का, इन सभी चीज़ों को अगर हम दूर रख के देखें तो इस समय ऐसा आएगा कि उस इंडस्ट्री को हम लोग कहेंगे पेपरलेस एंड पीपललेस इंडस्ट्री। अब आते हैं CIM के दो पार्ट में डिवाइड किया गया, CAD और CAM। तो सबसे पहला है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि ऐसी डिज़ाइन जो कंप्यूटर की सहायता से बनाई जाती है उसे हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं। और CAM का मतलब कि कंप्यूटर एडेड मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइन संबंधी समस्याओं को निराकरण करने के लिए या सुलझाने की प्रक्रिया को हम लोग कैड करते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग करके डिज़ाइन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे या समस्याओं का निराकरण करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं CAD कैड। मतलब कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइन संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम लोग कैड का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा है कंप्यूटर द्वारा निर्माण तकनीकी तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया को हम लोग कैम कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा निर्माण तकनीकी तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया को हम लोग कैम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कैम कहते हैं। किसी उत्पादन संबंधित संयंत्र में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जो भी उत्पादन होता है उसमें दो प्रकार की संक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है भौतिक क्रियाकलाप और दूसरी होती है सूचना प्रक्रमण कार्य। भौतिक क्रियाकलाप मीन्स फिजिकल प्रोसेस और दूसरी होती है सूचना प्रक्रमण मतलब कि इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग का। तो भौतिक क्रियाकलाप का मतलब वो होता है, भौतिक पहली चीज़ हम जानते हैं कि जिसको हम लोग छू सकें, जिस पर हम लोग कार्य कर सकें, जिसका एक रंग रूप, एक उसका आकार हो। तो भौतिक क्रियाकलाप का मतलब वह क्रियाएं होती हैं जो कर्मशाला से सीधे संबंध रखती हैं और सीधे उत्पादन से जुड़ी होती हैं। मतलब कि
वह क्रियाएं जिनका सीधा संपर्क कर्मशाला से होता है और वो सीधे उत्पादन से जुड़ती रहती हैं। मतलब कि वर्कशॉप से इनका क्या होता है, कनेक्शन है, और इनका सीधा प्रयोग उत्पादन के प्रक्रियाओं में या इन्हें कहते हैं भौतिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो वह क्रियाएं जो सीधे वर्क कार्यशाला से जुड़ी होती हैं और जो सीधे तौर पर उत्पादन से भी जुड़ी होती हैं। तो उदाहरण है सभी विनिर्माण प्रक्रियाएं, जैसे असेंबली, स्थानांतरण, निरीक्षण। असेंबली, स्थानांतरण और निरीक्षण, ये सारी प्रक्रियाएं क्या हैं, आपकी भौतिक क्रियाकलाप से संबंधित कार्य रखती हैं। ठीक, और दूसरे पे आते हैं सूचना प्रक्रमण कार्य। सूचना प्रक्रमण कार्य का मतलब हुआ कि उत्पादन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी हम क्या कर दिए, हम वर्क कार्यशाला में प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के प्रक्रम करके भौतिक क्रियाकलाप कराए। अब है सूचना प्रक्रमण, उत्पादन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि यह क्रियाएं कार्यशाला से न जुड़कर ऑफिस से जुड़ी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्रियाएं हैं वो कार्यशाला से नहीं जुड़ी हैं, जबकि वो एक ऑफिस से जुड़ी हैं। ठीक, तो यहाँ पर कार्यशाला का कोई भी तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पर उत्पादन की प्रक्रिया तो होगी, लेकिन वह हमेशा ऑफिशियल वर्क से जुड़ी होगी। मतलब उनका मार्केटिंग क्या, उनकी कंट्रोलिंग क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है। तो यहाँ पे सूचना प्रक्रमण कार्य, यहाँ पे सूचना के प्रक्रम द्वारा कार्य किया जा रहा है। और मतलब सूचना यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क। तो इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क में कार्यशाला का कोई भी योगदान नहीं है। बस यहाँ पर है कि हम क्या करते हैं, ये ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ की जाती हैं कि उनके बनने के बाद उनका क्या कार्य रहेगा। फिर आप मार्केटिंग, डिजाइनिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं CIM के मुख्य अवयव पर। ठीक, तो पहला है मार्केटिंग, दूसरा है उत्पाद डिजाइन और तीसरा है प्लानिंग। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं वो बना है, डायग्राम बना है फैक्ट्री ऑपरेशन, मतलब कि फैक्ट्री क्रियाएं, और इनको चारों तरफ से घेरा गया है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और बिजनेस फंक्शन। 4 प्रकार से इन्हें घेरा भी गया है। और ये सारी अंतर्गत में आएंगी कैड कैम के ऊपर लिखा है स्कोप ऑफ कैड कैम। मतलब कैड कैम का क्या स्कोप है, वो कैड कैम का जो स्कोप है ये चारों में है, डिजाइन में भी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में भी है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में भी और बिजनेस फंक्शन में भी है। ठीक, तो कैड कैम की सहायता से ही हम फैक्ट्री ऑपरेशन की क्रियाओं को संचालित करते हैं। अब कैड कैम भी किसके अंतर्गत आती हैं, CIM, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि CIM को 2 भागों में विभाजित किया गया है, CAD और CIM। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि स्कोप ऑफ सिम, मतलब कि सिम का क्या स्कोप क्या है, वो है कैड कैम के अंतर्गत। और कैड कैम के अंतर्गत क्या है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, बिजनेस फंक्शन और आपका मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, और वो सारी चीज़ें जुड़ी हैं फैक्ट्री ऑपरेशन। तो एक मतलब ये समझ लीजिए सिंपल तौर पर कि फैक्ट्री के ऑपरेशन को चलाने के लिए हमें 4 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पहली डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और बिजनेस फंक्शन। भाई सबसे पहले ये देखिए कि डिज़ाइन की आवश्यकता हमको पड़ती है। बिना डिज़ाइन बने हम कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर ही नहीं सकते, और जब प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा तब हम उसको मार्केट में उतार ही नहीं सकते। तो सबसे पहले फैक्ट्री ऑपरेशन की सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है आपकी डिजाइनिंग की। ठीक, जब डिज़ाइन बन जाता है तभी उस पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब यहाँ पर है डिज़ाइन बना, अब मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग हम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग का मतलब कि किस प्रकार के प्रक्रम का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के प्लानिंग के अंतर्गत या मैन्युफैक्चरिंग नियोजन के अंतर्गत आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग जब कर लिए, प्रक्रम शुरू कर दिए, अब उनको कंट्रोल मतलब कि नियंत्रित तरीके से कैसे बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन होगा वो एकदम नियंत्रित तरीके से होना चाहिए और वो सही ढंग से कार्य करना चाहिए। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, उसके बाद फिर है बिजनेस फंक्शन। अब यहाँ पर आया बिजनेस फंक्शन, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग बनने के बाद उसका बिजनेस की प्रक्रियाओं से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री का ऑपरेशन 4 प्रकार से वो घिरा है। पहला है डिज़ाइन, फिर है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, फिर है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और फिर उसके बाद है बिजनेस फंक्शन। और ये सारी चीज़ें अंतर्गत आएंगी कैड और कैम के, क्योंकि बिना कंप्यूटर के डिज़ाइन नहीं बनता है और बिना कंप्यूटर के ही मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया भी नहीं हो पाती है। और ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मतलब CIM। मतलब हम बता भी चुके हैं कि ऐसी विनिर्माण की प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा हो वो कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण कहलाती है, या कंप्यूटर द्वारा विभिन्न समस्याओं का निराकरण, जैसे कि डिज़ाइन संबंधी के लिए हम कैड का प्रयोग करते हैं। ठीक,
प्रक्रम संबंधी, विनिर्माण के प्रक्रम संबंधी हम कैम का प्रयोग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को निराकरण करने के लिए हम कंप्यूटर एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं इसमें, आप देखिए एक और चार्ट बना है, वही सेम चार्ट है कि फैक्ट्री ऑपरेशन, ये घिरा है आपका डिजाइन, बिजनेस फंक्शन, बिजनेस कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। और ये चारों चीज़ें अलग अलग स्थानों से जुड़ी हैं, जैसे कि कैड। अब कैड के अंतर्गत क्या चीज़ आती है, हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइन की समस्याओं को निराकरण के लिए हम कैड का प्रयोग करते हैं। अब कैड के अंतर्गत क्या चीज़ आएंगी, ज्योमेट्री, यहाँ पे देखिए लिखा है सबसे पहली चीज़ ज्योमेट्री, ज्यामिति। फिर इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिज़ाइन रिव्यू एंड इवैल्यूएशन, मतलब कि जिस भी चीज़ पर हम कार्य करेंगे, डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं किसी, और जो डिज़ाइन तैयार होता है वह एक क्या रहता है, एक पार्ट का रहता है, एक पार्ट का डिज़ाइन तैयार करेंगे हम। जैसे अगर हमको कार बनानी है तो सबसे पहले उसकी हम डिज़ाइन कंप्यूटर द्वारा करेंगे। तो कंप्यूटर द्वारा ऑटोकैड पर जब हम डिज़ाइन करेंगे तब जाके उस पर हम चेक करेंगे कि उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। इन सारी डिज़ाइनों को बनाने के बाद फिर प्रैक्टिकल वे में उनका वर्क करते हैं। तो यहाँ पर है ज्योमेट्री, उसकी ज्यामिति। फिर इंजीनियरिंग एनालिसिस, यहाँ मतलब इंजीनियरिंग क्या है, उसका फिर विश्लेषण। मतलब इंजीनियरिंग एनालिसिस का मतलब यहाँ पे हुआ कि उसके ऊपर कितना लोड, कितना भार, कितना दबाव, कितना तनाव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर इंजीनियरिंग एनालिसिस का मतलब कि अभियांत्रिकी विश्लेषण, और विश्लेषण की कई क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि उन पर किस प्रकार का विश्लेषण आप कर रहे हैं, जैसे कि उनके ऊपर आप दबाव देख रहे हैं, उनके ऊपर आप तनाव देख रहे हैं, उनके ऊपर विकृति, उनके ऊपर स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस के अंतर्गत रखते हैं। फिर डिज़ाइन रिव्यू, डिज़ाइन को हम डिज़ाइन का रिव्यू करते हैं, मतलब कि जैसे उसको चेकआउट करना, मतलब उसको चेक करना कि जो हम चीज़ें इंजीनियरिंग एनालिसिस उस पर हम बनाए हैं उसका रिव्यू क्या है, मतलब उसको चेकआउट करें कहीं एरर तो नहीं है। तो उन सारे एरर्स को हम क्या करते हैं, रिव्यू करके दूर करने की क्रिया करते हैं। एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब होता है उसका क्या रहे, उसमें जितने भी आपके हमारे मानक के आधार पर चीज़ें होती हैं वो बनी हैं कि नहीं है, क्योंकि हमेशा जो आपका एक्सपेरिमेंटल होता है वो मेजर्ड वैल्यू से ही कंपेयर किया जाता है। तो जो थ्योरेटिकल होता है उसी से उसको हम लोग चेक करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करके। जब दोनों चीज़ें हमारी मैच कर जाती हैं तब कहते हैं हमारा डिज़ाइन सक्सेस हो गया। फिर है ऑटोमेटेड ड्राइंग। ऑटोमेटेड ड्राइंग का मतलब कि ऐसी ड्राइंग जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करके हम उसको बनाने की क्रिया कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैड के अंतर्गत ही आएंगी। तो सबसे पहला क्या था, ज्यामिति था, ज्योमेट्री। फिर है इंजीनियरिंग एनालिसिस, इंजीनियरिंग विश्लेषण। फिर है डिज़ाइन रिव्यू एंड इवैल्यूएशन, ठीक। फिर है ऑटोमेटेड ड्राइंग। ऑटोमेटेड ड्राइंग भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंतर्गत ही आएगा। अब उसके जस्ट नीचे देखिए ग्राफ बना है CAM का, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले कॉस्ट एस्टिमेटिंग। भाई देखिए, हम अगर कोई चीज़ निर्माण करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कॉस्ट कितनी आ रही है। तो कॉस्ट एस्टिमेटिंग का मतलब ये हुआ, कॉस्ट एस्टिमेशन, कितनी लागत लग रही है उस चीज़ को बनाने में। तो सबसे पहले कॉस्ट को हम एस्टिमेट करेंगे, मटेरियल के कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे जो डिज़ाइन बनने के बाद हमको प्राप्त हुआ है। फिर है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। अब कंप्यूटर एडेड का मतलब जहाँ भी बेटा आता है उसको समझ लीजिए हेल्प कहते हैं। हेल्प मतलब एड का मतलब सहायता। जहाँ लिख दिया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन तो आप समझ लीजिए कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन। तो एड का मतलब यहाँ पर हुआ हेल्प से या सहायता से। तो कंप्यूटर की सहायता से हम डिज़ाइन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, मतलब कंप्यूटर की सहायता से हम प्रोसेस को प्लान भी कर रहे हैं। और प्रोसेस का प्लान का मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस हमारा है वो कितने कह सकते हैं ना कि कितने प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। हो सकता है डिज़ाइन अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो 4 प्रक्रिया में कंप्लीट हो जाए। वो ये जो प्रोसेस प्लानिंग है वो डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के वर्क पर। फिर है कंप्यूटराइज वर्क। तो सारा वर्क आपका कंप्यूटराइज होगा। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण हो रहा है वो कंप्यूटर की सहायता से, उसमें सारी चीज़ें कंप्यूटराइज तरीके से ही होंगी। फिर आप देखिए उसके बगल में ही फिर है कैम, प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस को कंट्रोल भी हम कंप्यूटर का प्रयोग ही करेंगे। मतलब कि प्रोसेस जो है, जो प्रक्रम हो रहा है, और प्रक्रम से ही आप जानते हैं कि जो प्रक्रम होते हैं वो निर्देशों के सेट पर ही कार्य करते हैं जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। तो जो प्रोसेस कंट्रोल होगा वो कंप्यूटर के द्वारा ही बने हुए प्रोग्राम के द्वारा ही नियंत्रित किया जाएगा। फिर है प्रोसेस मॉनिटरिंग, प्रोसेस की मॉनिटरिंग, उनको हमेशा क्या किया जाए, उनके ऊपर सुपरविज़न रखा जाए कि जो प्रोसेस हो रहा है वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसमें भी कैम का प्रयोग किया जाएगा। शॉप फ्लोर कंट्रोल, देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ आई, शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर का मतलब होता है जो वर्क होता है वो कई शॉप्स पे हम लोग देखते हैं। मतलब कई शॉप के फ्लोर पे, जैसे आपके यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, वर्कशॉप में
पेंट शॉप, मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, आपकी प्लम्बिंग शॉप, तो ये जितनी भी शॉप हैं तो यहाँ पे हम उसको फ्लोर वाइज डिवाइड कर देते हैं। शॉप फ्लोर कंट्रोल मतलब कि हर फ्लोर पे जो शॉप्स हैं उनका कंट्रोल कैसे हो रहा है, क्योंकि हर फ्लोर पे जो शॉप बनी रहती हैं वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए डिज़ाइंड होती हैं। कि यहाँ पर अगर कार बन रही है तो यहाँ पर उसके चेचेस बनेगी, यहाँ पर उसकी बॉडी बनेगी, यहाँ पर उसके हेडलाइट्स बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम लोग डिवाइड कर देते हैं शॉप फ्लोर कंट्रोल पे, मतलब कि फ्लोर वाइज हर शॉप्स का कंट्रोल भी कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक, जैसे आपके 4 फ्लोर हैं तो 4 फ्लोर पे हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ आपके बनते जाएंगे, तो उन सारे उत्पादों को हर फ्लोरों पे क्या करना है, चेकआउट करना रहता है कि सारे ढंग से बन रहे हैं कि नहीं, मानक के अनुसार उन पर कार्य किया जा रहा है कि नहीं। फिर आपका है कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन, मतलब कि कंप्यूटर का प्रयोग कर ही निरीक्षण की क्रिया। भाई कंप्यूटर का हम बता भी चुके हैं कि इनका ऑनलाइन इंस्पेक्शन की प्रक्रिया भी होती है, मतलब कंप्यूटराइज ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन सिस्टम, सेम चीज़ है वही। तो मतलब कंप्यूटर का प्रयोग करके उनका इंस्पेक्शन भी किया जाता है कि डाटा को हम चेक कर सकते हैं कि जो अगर हम जो बना रहे हैं और हमारे मानक के अनुसार वो चीज़ें बन रही हैं कि नहीं बन रही, तो ये कंप्यूटर के माध्यम से इंस्पेक्शन की भी प्रक्रिया हो सकती है। तो ये पूरा एक सिम का ग्राफ है, और सिम का एक ब्लॉक डायग्राम है, और इसी के आधार पर ये सारी चीज़ें हैंडल होती हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि कैड और कैम के सहायता या माध्यम से ही कार्य करता है। फिर आते हैं अगले पे, नम्य उत्पादन निकाय, इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये क्या होता है? नम्य का मतलब होता है क्या चीज़, लचीला, जिसमें परिवर्तन किया जा सके, मतलब इसमें कहीं हल्का भी परिवर्तन करते हैं तो पूरे प्रक्रिया में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता। इसे कहते हैं नम्य उत्पादन निकाय, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब ये होती क्या चीज़ है ये भी जान लीजिए। नम्य उत्पादन निकाय मशीन टूल ब्रैकेट में है, सामान्यतः एनसीएम सीएनसी टूल का एक ऐसा समूह है जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय तथा भंडारण निकाय से आंतरिक रूप से जुड़ा होता है। अब देखिए, जो नम्य उत्पादन निकाय होगा मशीन टूल का एक ऐसा समूह है। मशीन टूल का मतलब जो कि सामान्यतः हम लोग पढ़ भी चुके हैं, एनसी और सीएनसी में यूज की गई है मशीन टूल। आप समझ भी रहे होंगे कि मशीन टूल का मतलब क्या है, कि जिसके द्वारा प्रोडक्ट बनते हैं वो मशीन टूल पर ही बनते हैं। तो मशीन टूल यहाँ पर सामान्यतः एनसी और सीएनसी में ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा समूह होता है जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय, मतलब कि ऑटोमेटिक तरीके से मटेरियल को हैंडल करता है। मटेरियल हैंडल का मतलब ये होता है कि उसको सही ढंग से उसका स्थानांतरण करना, सही ढंग से उनको यूज करना, सही ढंग से उनको रख रखाव। हैंडलिंग का मतलब यहाँ पे सीधे तौर पर रख रखाव से होता है। तो मटेरियल सामग्री, तो यहाँ सामग्री का जो रख रखाव होगा वो ऑटोमेटिक तरीके से होगा। ठीक, तथा भंडारण निकाय, भंडारण का मतलब होता है बेटा स्टोरेज। तो यहाँ पे दो चीज़ आप देखने को मिल रही है आपको कि ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि स्वचालित सामग्री का रख रखाव, और स्वचालित कह सकते हैं ना कि उनका सामग्री का भंडारण या स्टोरेज। ठीक, और ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं आपकी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से, एफएमएस। तो इस निकाय का नियंत्रण कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किया जाता है। मतलब इस निकाय का, किस निकाय का, आपके एक तो मटेरियल हैंडलिंग का और दूसरा स्टोरेज सिस्टम का जो वर्क होगा वह एक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यह निकाय एक साथ कई पार्ट्स बनाने में सक्षम होता है। ये जो निकाय होता है यह एक साथ कई पार्ट्स बनाने में क्या होता है, सक्षम होता है। नम्य उत्पादन मतलब फ्लेक्सिबल तरीके से उसमें कार्य होता है, चाहे वो मटेरियल हैंडलिंग का हो या आपके स्टोरेज सिस्टम का हो। तो अब यहाँ पे लिखा भी है कि एक निकाय एक साथ कई पार्ट्स बनाने में सक्षम होता है। मतलब एक जो निकाय होगा, एक सिस्टम होगा, वो एक साथ कई पार्ट्स बना सकता है। और पार्ट्स किसी चीज़ के हैं, जो आपके प्रोडक्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं। जो आपका वर्क पीस है क्या है, जो आपका पार्ट्स बनना है वह प्रोडक्ट के लिए, उसके कई पार्ट्स एक बनाने में वो सक्षम हो जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। अब नम्य उत्पादन निकाय के अवयव, तो सबसे पहला है ऑटोमेटिक मशीन टूल, दूसरा है ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, और तीसरा है कंप्यूटर नियंत्रण निकाय। तो ये देखिए 3 चीज़ आपसे रिलेटेड है, ऑटोमेटिक मशीन टूल, फिर है ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय, और फिर है कंप्यूटर नियंत्रण निकाय। नम्य उत्पादन निकाय के अवयव ये 3 आपके बहुत मेन होते हैं।
जिन्हें हम फिर बता दें आपको। ऑटोमेटिक मशीन टूल मतलब स्वचालित मशीन टूल, फिर ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय मीन्स स्वचालित सामग्री स्थानांतरण निकाय, फिर कंप्यूटर नियंत्रण निकाय मीन्स कंप्यूटर कंट्रोलिंग सिस्टम। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फिगर में दिखाया भी गया है एक रोबोटिक आर्म फॉर मटेरियल हैंडलिंग। ऊपर एक रोबोटिक आर्म का मतलब होता है रोबोट से बनी आर्म, मतलब कि रोबोट आर्म, हम जो रोबोट बनाए हैं उसका एक आर्म है, ठीक है, भुजाएं। अब यहाँ पे उसके नीचे आप देखिए जुड़ा है मशीन टूल, दोनों तरफ उसके जुड़े हैं, मतलब रोबोटिक आर्म से दोनों चीज़ क्या जुड़ी हैं आपकी, मशीन टूल जुड़ी हैं। और उसी के जस्ट नीचे एक आपका कन्वेयर लगा है, आप देख सकते हैं कि वर्कपीस उसमें रखा गया है और वर्कपीस उसमें जो ट्रैवल कर रहा है वो ऑटोमेटिक कन्वेयर के द्वारा ही उसमें ट्रैवल कर रहा है। ऑटोमेटिक कन्वेयर, उसमें कन्वेयर आप देखेंगे बेल्ट होती है, इसमें दो रोलर लगे होते हैं। आटा चक्की की आप मशीन भी देखे होंगे, जिसमें आटा चक्की में आप देखे होंगे बेल्ट लगा होगा और नीचे उसके दो वो लगते होते हैं पहिए लगे होंगे, व्हील्स लगे होंगे, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट एंड पुली। तो यहाँ पर जो कन्वेयर होगा, कन्वेयर के ऊपर से बेल्ट क्या करेगी, पास करेगी और वही मटेरियल को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करेगी। तो आप देख सकते हैं कि वर्कपीस जो होगा वो ट्रेवल करेगा आपके ऑटोमेटिक बेल्ट कन्वेयर पर, और दोनों साइड में आपकी मशीन टूल्स लगे हैं और ऊपर आपका रोबोटिक आर्म मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए कार्यरत है। फिर एफएमएस के लाभ, एफएमएस के क्या लाभ होते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लाभ क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला लाभ होता है बेटा तीव्र होता है, पहला लाभ क्या दिखाया गया है, तीव्र होता है, तथा एक पार्ट दूसरे पार्ट में परिवर्तन कम लागत में संभव होता है। तीव्र का मतलब होता है ये एक तरीके से एक्यूरेट, ईजियर, मतलब कि फास्ट इसकी वर्किंग है, ठीक, फास्ट है। तथा एक पार्ट दूसरे पार्ट में परिवर्तन कम लागत में संभव होता है, मतलब एक पार्ट का दूसरे पार्ट में परिवर्तन, मतलब एक पार्ट है और अगर दूसरे पार्ट में उसका परिवर्तन किया जाएगा तो क्या होगा, वो कम लागत में ही संभव हो जाएगा। फिर मानव श्रम लागत में कमी आती है, मानव के श्रम लागत मतलब कि हमको मानव के ऊपर जो भी उसके श्रम में लागत जो होगी वो बहुत कम लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आपके फ्लेक्सिबल सिस्टम में आपका वो कंप्यूटराइज ही वर्क सारा वर्कआउट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है और वो क्या कर रहा है, मानव के श्रम लागत में ही कमी कर रहा है, ठीक। फिर भंडारण में कमी आती है, भंडारण में कमी आ जाएगी, भंडारण क्या होगा आपका कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से हैंडल की जा रही हैं। ऑटोमेटिक होने के कारण गुणवत्ता उच्च होती है। सबसे अच्छा ये पॉइंट आपका जो है, आप पढ़े भी होंगे कि जहाँ जहाँ स्वचालन का प्रयोग होता है वहाँ गुणवत्ता की मात्रा बहुत अधिक हो जा रही है। क्यों, क्योंकि वह कम समय में अति शुद्ध परिणाम के साथ उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो जो कम समय लग रहा है वो क्यों लग रहा है, इस नाते क्योंकि उत्पाद का निर्माण हमारा कम समय में हो जा रहा है, क्योंकि वो मशीनों के सहयोग के द्वारा या हेल्प के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है गुणवत्ता उच्च इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कम समय लग रहा है उस मटेरियल को बनाने में। फिर पूंजी की बचत अधिक होने लगती है, भाई पूंजी हमारा बच रहा है, पूंजी हमारा बच क्यों रहा है, क्योंकि हमारा वेस्टेज कम हो रहा है। भाई अगर हम कोई कार्य अगर कर रहे हैं और अगर वो ख़राब होता है तो उतना पार्ट हमारा क्या होगा, मटेरियल ख़राब जाएगा, और जब ख़राब जाएगा तो हमारा पैसा भी वेस्ट होगा। तो हर आदमी चाहता है कि वो जो भी पार्ट उस पर कार्य किया जा रहा है वो वेस्ट ना हो और वो सही ढंग से हो जाए। ऐसे एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, ठीक, और आप फेल हो गए, तो अब क्या होगा कि भाई उतना साल का, एक साल का तो पैसा आपका पूरा वेस्टेज गया और आपका साल भी ख़राब हुआ। तो इससे क्या हुआ, काम कुछ नहीं हुआ और पैसा अलग से लगा। तो उसमें क्या होता है कि पूंजी की बचत नहीं हो रही, वहाँ पूंजी की हानि हो रही है। तो हमारा यही होता, कोशिश होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो, उस पर जो भी पूंजी लग रही है वो पूंजी बचे, वो पूंजी का यूटिलाइजेशन हो सही सही वर्क में। और अगर वो मटेरियल सही ढंग से कार्य नहीं करेगा तो पूंजी की बचत नहीं होगी, वो हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर पूंजी की बचत इसलिए हो रही है क्योंकि गुणवत्ता की उच्च हो रही है। अगर गुणवत्ता कम हो जाती और यहाँ पे स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा होते और हानि ज़्यादा होती तो पूंजी की बचत क्या होती, बहुत कम होने लगती। तो पूंजी की बचत अधिक होने लगती है क्योंकि मानव श्रम मानव त्रुटि, फिर पुनः कार्य रिपेयर रिजल्ट में कमी आ जाती है। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है कि पूंजी की बचत अधिक होने लग रही है, क्यों, उसका भी कारण देखिए कि मानव श्रम भी कम लग रहा है। मानव श्रम का मतलब मानव का यूज बहुत कम हो रहा है क्योंकि मशीनों का ही यूज ज़्यादा हो रहा है। जब मानव का यूज कम कर देंगे, भाई जहाँ 5 आदमी हम लगा रहे तो वहाँ पे एक ही आदमी मशीन पर कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे क्या उस आदमी को हमको अब पगार नहीं देनी पड़ेगी, तो हमारा मानव का श्रम भी बच रहा है।
दूसरी चीज़ मानव त्रुटि। मानव अगर मशीनों पर अगर जो अभी के जो पहले ज़माने मशीनें हैं उन पर ऑटोमेटिक तरीके से कार्य नहीं किया तो मानव के द्वारा ही हर चीज़ को बनाया जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारी त्रुटियाँ होने की संभावना रहती है। तो मानव जब त्रुटि होगी तो क्या है, हमारी जो पूंजी का भी क्या होगा, ह्रास होगा। फिर है पुनः कार्य, मतलब कि फिर आपको रीवर्क करना पड़ेगा। अगर काम ख़राब होगा तो फिर से आप करेंगे और फिर वही जहाँ से आप शुरू किए थे एक पॉइंट पे फिर उसे वहीं शुरू करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और पैसा भी वेस्ट होता है, दोनों प्रक्रियाएं हैं। फिर है रिपेयर, ख़राब होगा तो उसको हमको रिपेयर करना पड़ेगा और रिपेयर करने में भी पैसा लगेगा। तो यहाँ पर पूंजी क्या है, पूंजी की हानि है। फिर रिजेक्ट में कमी, भाई रिजेक्ट में कमी का मतलब वेस्टेज हमारा कम हो गया। जितना वेस्ट आपका कम होगा रिजेक्शन में उतनी कमी आती चली जाएगी, और जितना वेस्ट ज़्यादा होगा रिजेक्शन में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो यहाँ पे दिखाया है कि पूंजी में कमी जो हो रही है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रही है, इस नाते क्योंकि कंप्यूटर हर चीज़ स्वचालित तरीके से कर रहा है और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है और कमियों की मात्रा घट रही है। फिर FMS की हानि, पहला है प्रारंभिक लागत तुच्छ। प्रारंभिक लागत के अंतर्गत बेटा आता है आपका सेटअप कॉस्ट। प्रारंभिक लागत के अंदर क्या आ रहा है आपका, सेटअप कॉस्ट, जो उसको सेटअप करने मतलब उसको बैठाने में, उसको ख़रीदने में, उसको एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में, उसको ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसको सेटिंग अप की जो कास्ट होती है वो आपकी प्रारंभिक लागत के अंतर्गत आती है। फिर है अनुरक्षण लागत उच्च। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, तो जो मेंटेनेंस की लागत होगी वो हमेशा उच्च होगी। भाई मेंटेनेंस की लागत हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस अगर अच्छा होगा तो लागत भी अच्छी होनी चाहिए। भाई मेंटेनेंस अगर कराना है हमको तो उसमें हमको उसमें मटेरियल लगाने पड़ेंगे, उसमें उनका रख रखाव करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, अनुरक्षण लागत भी आपकी उच्च हो जाएगी। फिर अचानक तकनीकी खराबी संभव है। अब देखिए एक पॉइंट और है इसमें कि तत्काल में अगर उस ये ख़राब हो जाती हैं तो उसका आपका पूरा प्रोडक्शन भी आपका वहाँ पे रुक जाएगा। ये पॉइंट आपका है कि मशीनें चलते चलते भाई विभिन्न बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं होती, बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं इसकी वजह से वो रुक जाती हैं। तो उनके रुकने के कारण हमारा जो उत्पादन होगा वो भी क्या होगा, बाधित होगा। तो उस उत्पादन को बाधित होने से बचाने के लिए हमें उनके स्थान पर दूसरी मशीनों को भी एक कह सकते हैं ना कि रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा, जिससे कि ऐसी स्थिति आने पर वह उसे निपटा जा सके। ऐसी स्थिति आने पर उनसे क्या किया जा सके, निपटा जा सके। तो ये 3 पॉइंट थे आपके। पहला था प्रारंभिक लागत उच्च, दूसरा था अनुरक्षण लागत उच्च, तीसरा था अचानक तकनीकी खराबी होने से। अब आइए FMS